Hello students, good morning to all of you. This is the second video lecture of Unit 14 Biomolecules. In last video lecture we have discussed about the different type of the carbohydrate molecules like sugar carbohydrate, non-sugar carbohydrate. Sugar means those are soluble in water, those are crystalline in nature, crystalline solid in nature. These are known as sugar carbohydrates, and remaining are those are water insoluble amorphous, they are known as नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स मीन्स बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट. The carbohydrate molecules which do not provide any another product upon hydrolysis or another sugar unit upon hydrolysis, they are known as मोनोसैकेराइड्स. मीन्स जिनका फर्दर कोई हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता हो उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड. और जो 2 से 10 यूनिट्स शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की प्रोवाइड करते हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं. 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट देंगे हाइड्रोलाइसिस होने पे डाइसैकेराइड, 3 देते हैं ट्राइसैकेराइड, 4 देते हैं टेट्रासैकेराइड. इसके बाद 10 से ज़्यादा मीन्स बहुत सारी नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स वो हाइड्रोलाइसिस पे देते हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं. मोनोसैकेराइड का एग्जांपल था ग्लूकोज, फ्रक्टोज. क्लियर. डाइसैकेराइड का एग्जांपल बताया था सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल था रैफिनोज. आफ्टर दैट पॉलीसैकेराइड में मैंने बताया था स्टार्च और सेल्यूलोज. क्लियर है. ये सब हमने पढ़ लिया था. इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. द शुगर मॉलिक्यूल्स विच गिव्स टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, दोज कैन रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशंस आर नोन एज reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugar. After that, except sucrose, all disaccharides are reducing sugars. उसके बाद मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड्स जनरली आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में काउंट होते हैं. इसके बाद ये कहता है आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे मेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में. तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी रिटन इन 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज द एल्डोज, second one is ketones. Carbohydrates may be divided into 2 categories. One is the aldose, one may be ketones. Aldose means the carbohydrate molecules which have aldehyde group at their terminal position. Carbohydrate molecules having CHO, that is aldehyde group at their terminal कार्बन. मीन्स उनके टर्मिनल पे लास्ट कार्बन के ऊपर अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एल्डोज कार्बोहाइड्रेट. और अगर उसके अंदर उस मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है रादर देन एल्डिहाइड, देन इट इज नोन एज कीटोज. कार्बोहाइड्रेट molecule having C double bond O और कीटो ग्रुप that is known as कीटोज. ठीक है. अगर उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है दैट इज एल्डोज कार्बोहाइड्रेट, और अगर उसके अंदर आपका कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोज कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एल्डोज का बहुत परफेक्ट एग्जांपल होता है ग्लूकोज, कीटोज का होता है फ्रक्टोज. दोनों के स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ने हैं. ग्लूकोज के अंदर एंडिंग टर्मिनल पोजीशन पे आपके पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है. जैसे स्ट्रक्चर मैंने C6H12O6 ये पढ़ना भी है, दोबारा से डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये पढ़ना हमें. ठीक है. OH. क्लियर है. ये स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर आखिरी पोजीशन पे ध्यान से देखो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स वाई मैं इसको एल्डोज बोलूँगा. जबकि कीटोन के केस में आपके पास प्रेजेंट होता है CH2OH और C डबल बॉन्ड O और एंडिंग में CH2OH. ये कीटोन फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर वाला ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जनरली 2 अलग कैटेगरीज में रखा जाता है. वन इज द एल्डोज, अनदर वन इज द कीटोज. जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होता है उनको एल्डोज बोलते हैं, और जिनके पास
कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, कीटोज। कीटोज का एग्जाम्पल फ्रक्टोज और इसका एग्जाम्पल सुक्रोज होता है। ओके क्लियर। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम अपना पहला कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ग्लूकोज हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12O6। Glucose have a molecular formula of C6H12O6 and this molecule is a aldose molecule or it is a monosaccharide. First of all, it is a monosaccharide carbohydrate. It is a monosaccharide. इट इज़ ए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये मॉलिक्यूल जनरली आपका मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है बिकॉज इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता फर्दर, ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, बट ये कभी भी 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं होता। जब मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो ये मोर देन 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स प्रोवाइड नहीं करता। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज अ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। दिस कार्बोहाइड्रेट is a monosaccharide carbohydrate. It do not provide any hydrolysis product. Do not give any hydrolysis product. Do not give any hydrolysis product. Any hydrolysis product. इसका कोई शुगर यूनिट नहीं मिलती, कोई नई शुगर यूनिट ये प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए मैं इसको मोनोसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। प्रिपरेशन बहुत आसान होती है। ग्लूकोज जनरली ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ग्लूकोज को जनरली ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रिपरेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूँ सुक्रोज। सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड्स ग्लूकोज। सुक्रोज का जनरली फॉर्मूला होता है C12H22O11 और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ H पॉजिटिव H2O, ठीक है, दिस इज ए सुक्रोज मॉलिक्यूल। अपॉन हाइड्रोलाइसिस इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, C6H12O6 प्लस C6H12O6। वन इज द ग्लूकोज, अनदर वन इज फ्रक्टोज। वन इज़ द ग्लूकोज, अनदर वन इज़ द फ्रक्टोज। एक बार इसका प्रिपरेशन देख लो। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है वो सुक्रोज है और सुक्रोज को मैं डाइसैकेराइड बोलूँगा। सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है क्योंकि ये डिवाइड होता है 2 सैकेराइड यूनिट्स में, 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट में। 1 कार्बोहाइड्रेट इज द ग्लूकोज, अनदर वन इज द फ्रक्टोज। वन इज द ग्लूकोज, अनदर वन इज फ्रक्टोज। तो यानी C6H12O11, C12H22O11 सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता हूँ मैं वाटर के साथ और H2SO4 या एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज मिलता है। इन द सेम वे वी कैन कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव अल्फा डी ग्लूकोज। जनरली C6, ठीक है, C6H11, ठीक है, O और मल्टीप्लाइड बाई N, C6H10O5, C6H10O5, this is a polymer, starch polymer, this is the starch polymer. Upon hydrolysis in acidic medium it will divided into C6H12O6 की N यूनिट्स में, यानी ग्लूकोज की N यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सुक्रोज, यानी इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हमें जनरली क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल का कंप्लीट नेम जो होता है वो आपका डी ग्लूकोज, ठीक है, इसको जनरली डी ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज भी पढ़ेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, C6H12O6 होता है, मोनोसैकेराइड होता है, ये एक ही यूनिट होती है इसके पास सैकेराइड की, इस एक से ज़्यादा यूनिट हाइड्रोलाइसिस में नहीं देता है। इसको प्रिपेयर कर सकते हो आप, प्रिपरेशन का बहुत सिंपल सा मेथड है, सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, स्टार्च से प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्च एक पॉलीमर होता है, जिसका मोनोमर आपका ग्लूकोज होता है। जब इस पॉलीमर को मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ या हाइड्रोलाइसिस कैरी आउट करवाता हूँ इसका एसिडिक मीडियम में, ये अपनी ब्रांच मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और मोनोमर इसका ग्लूकोज होता है। सो प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे वो एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होते हैं, एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है इसके अंदर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। ये पेपर में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज की 1 या 2 रिएक्शन जरूर आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं ग्लूकोज की। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। Molecular formula, you well known about the molecular formula. Molecular formula of the glucose is C6H12O6 and this can be analyzed, this can be identified by carbon hydrogen oxygen analysis. ठीक है, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो समझ लो। टॉपिक है, आपको पता है मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला आइडेंटिफाई किया। मॉलिकुलर फार्मूला आइडेंटिफाई करने के बाद आपको टारगेट दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ग्लूकोज का, मैं कहता हूँ इस स्ट्रक्चर को प्रूव करके दिखाओ कि ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर होता है। अगर ये नहीं होता तो कौन सा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो कहता है फर्स्ट पॉइंट इज दैट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनालिसिस, carbon hydrogen oxygen analysis says that molecular formula of glucose is in the ratio of C6H12O6। जनरली हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक लिमिटेड एयर में कंबर्सन करवाते हैं और उस कंबर्सन के प्रोडक्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है और कितना हाइड्रोजन है। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता चलता है दिस मॉलिक्यूल इज C6H12O6, दिस मॉलिक्यूल इज C6H12O6। आफ्टर दैट कार्बन हाइड्रोजन एनालिसिस के बाद ये मॉलिक्यूल आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया। सेकंड पॉइंट, ग्लूकोज हैव ए स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज हैव ए स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन्स। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन्स की जनरली एक स्ट्रेट चेन होती है। हाउ कैन वी प्रूव दैट? देखो ये कहता है कि जब BC6H12O6 यानी ग्लूकोज की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता हूँ, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ, रेड फॉस्फोरस HI के साथ जब मैं इसको ट्रीट करता हूँ, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है 373 केल्विन लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो कहता है एक प्रोडक्ट देता है। एक तो प्रोडक्ट होता है N-हेक्सेन, इसका प्रोडक्ट क्या होता है N-हेक्सेन। N का मीन्स होता है नॉर्मल हेक्सेन, प्रोडक्ट इज नॉर्मल हेक्सेन। ये प्रोडक्ट देता है नॉर्मल हेक्सेन, हाँ, और प्लस में देता है 2-आइडो हेक्सेन। N-हेक्सेन मीन्स नॉर्मल हेक्सेन, एक स्ट्रेट लाइन हेक्सेन CH3 CH2 CH2 3 4 5 and 6। दिस इज द N-हेक्सेन फॉर्मेशन। N मीन्स है नॉर्मल, ठीक है, और 2-आइडो हेक्सेन भी बना सकते हो। 2-आइडो हेक्सेन इज नॉट ए बिग डील, CH3 CH और यहाँ पे आयोडीन लग जाता है CH2 CH2 4 5 and 6। दिस इज अ 2-आइडो हेक्सेन। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है N-हेक्सेन, जो प्रोडक्ट बन रहा है ये लीनियर प्रोडक्ट है। N-हेक्सेन मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, लीनियर प्रोडक्ट है। इसका मतलब जितने भी ग्रुप आपके ग्लूकोज में प्रेजेंट थे वो सारे लीनियरली अरेंज थे। वो सारे कैसे अरेंज थे, कि लीनियर लाइन में, क्योंकि रिडक्शन जो होता है वो कैसा प्रोडक्ट दे रहा है, लीनियर प्रोडक्ट दे रहा है। इसके रिडक्शन से हमें एक लीनियर प्रोडक्ट बन रहा है, और लीनियर प्रोडक्ट अगर आपका बन रहा है तो दैट्स मीन यहाँ पे ग्रुप जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हैव ए लीनियर स्ट्रक्चर। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट हैव लीनियर स्ट्रक्चर? बिकॉज अपॉन रिडक्शन इट प्रोवाइड्स ए लीनियर चेन प्रोडक्ट। second one is that it have a carbonyl group, C double bond O, carbonyl group which may be aldehyde or ketone, which may be aldehyde और कीटोन। ये कहता है कि सेकंड पॉइंट मुझे पता चला, कैसे लिखोगे, ग्लूकोज have a C double bond O group which may be aldehyde, which may be ketone।
दिस हैव ए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के एक साइड को H लगाने पे तो मिलेगा एल्डिहाइड, और उसकी दूसरी साइड को अगर मैं दोनों ही साइडों को कार्बन लगा दूँ तो मुझे मिलेगा कीटोन। और ये कह रहा है कि एल्डिहाइड भी हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है? तो कैसे पता चला? बाई रिएक्ट when glucose is treated with when C6H12O6 यानी ग्लूकोज इज treated with NH2OH, याद आया कुछ? NH2OH ऑक्साइन NH2OH। ये कहता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ PH3 पे करवाता हूँ तो वो इस टाइप का एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट यूनिट में भी पढ़ाई थी मैंने ये रिएक्शन। कार्बोनाइल ग्रुप अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन आसानी से कर जाती, सिप्स बेस फॉर्मेशन पढ़ाई थी। सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ग्रुप और उधर ऑक्साइन का NH2 ग्रुप, NH2 और O दोनों कंबाइन करके H2O की फॉर्मेशन करते हैं, सी डबल बॉन्ड O NOH की फॉर्मेशन होती है। तो ये कहता है कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर उसके पास क्या प्रेजेंट है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, आप इसको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ही लिखो C6H12O6 और इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे NH2OH के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलती है ऑक्साइन फॉर्मेशन। तो मुझे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन मिलती है? ऑक्साइन फॉर्मेशन। अगर इसी और pH वैल्यू रखी जाती 3 to 4। दूसरा, अगर मैं इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूँ तो हाइड्रोसाइनिन की फॉर्मेशन मिलती है, इट गिव हाइड्रोसाइनिन फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये दोनों बातें मुझे एक ही चीज़ इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप 100% प्रेजेंट है। ग्लूकोज के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, पहली बार जो प्रूव करती थी ग्लूकोज हैव ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करने पे आपको N हेक्सेन मिलेगा या 2 हाइड्रोहेक्सेन मिलेगा। और ये दोनों बातें एक ही चीज़ दिखाती हैं कि कार्बन के अंदर एक लीनियर चेन प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर एक कार्बन की लीनियर चेन प्रेजेंट है। दूसरी बात ये कहते हैं यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन वाली शो करता है। ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके अमोनिया डेरिवेटिव प्रोडक्ट देता है। दूसरा, ये HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोसाइनिन की फॉर्मेशन करता है। अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, C डबल बॉन्ड O H2NOH, this is the oxime formation, PH3 to 4, C डबल बॉन्ड NOH। दूसरा C डबल बॉन्ड O HCN, ये CN माइनस यहाँ ऐड हो जाता था, याद करो इसको, OH बना और CN, दिस इज द हाइड्रोसाइनिन फॉर्मेशन। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में, बहुत फेमस रिएक्शन थी। तो अभी तक ये प्रूव हो चुका कि इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये कहता है, आपने कह दिया सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड हो तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो तो कीटोन भी हो सकता है। और एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये कहता है कि हमने रिएक्शंस पढ़ी थी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में भी पढ़ाए थे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर किसी भी टोलेंस सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। तो ये कहता है फोर्थ पॉइंट इज दैट ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप एट टर्मिनल पोजीशन। ये कहता है कि यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज glucose can be oxidized easily by weak oxidizing agents such as कौन टोलेंस सॉल्यूशन कर देता है, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन,
ठीक है, ध्यान दो एक बार, मैंने बार बार एक बात बोली थी कि एल्डिहाइड ग्रुप्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज बट कीटोन डज नॉट। लास्ट क्लास में पढ़ाया, एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ाया, एल्डिहाइड ग्रुप्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज्ड बट आपका कीटोन कभी भी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलेंस टेस्ट, टोलेंस सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहता है कि ग्लूकोज that is C6H12O6 react with bromine water which is a mild oxidizing agent gives oxidation product as sorbitol can give sorbitol नहीं, गलत बोल रहा, ग्लूकोनिक एसिड as ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन कर देता है। ब्रोमीन वाटर आसानी से ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पता चल चुकी है। स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप भी कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि कीटोन ग्रुप यहाँ है नहीं, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता तो मैं यहाँ ये सोच के चलता कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये टेस्ट किससे पता चला, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करके देख लिया। ये तो आसानी से ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोनिक एसिड में, और ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट फिफ्थ, देयर आर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में कितने ग्रुप प्रेजेंट, OH ग्रुप 5 ग्रुप, बिकॉज 1 molecule, 1 mole of glucose, 1 molecule of glucose, 1 mole of glucose can react with 5 moles of acetic acid। किसके साथ रिएक्शन कर सकता है ये, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, मास्किंग ऑफ एनिलीन। याद करो, मास्किंग ऑफ एनिलीन में पढ़ाया था मैंने तुम सबको। मास्किंग ऑफ एनिलीन में यही रिएजेंट यूज किया था, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। देखो भाई, ये बोल रहा है कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे प्रूव करोगे वहाँ 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, कहता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर सकता है। अब इसकी रिएक्शन में ऐसा क्या था कि 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने पे हमने उसके अंदर 5 OH ग्रुप बता दिए। वो कहता है कि ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन करवाई किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुई और यहाँ से ये वाला ग्रुप रिलीज हो गया, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से कौन चला गया, OH। क्लियर है। देखो बचा क्या यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एसिटिक एसिड चला गया, बाकी क्या बच गया, यहाँ से R ग्रुप बच गया। इधर क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन वाला पोर्शन यहाँ जोड़ा, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एस्टर फॉर्मेशन। एसिड प्लस अल्कोहल मिलके यहाँ किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर की। ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला पोर्शन जाके लग गया कार्बन के साथ OH लग गया, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग गया। दिस इज द एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। 1 molecule of acetic anhydride can react with 1 molecule of alcohol to produce ester molecule। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, और ये कहता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब वहाँ कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप। एक 1 OH इज टू 1 एसिटिक
एनहाइड्राइड, ध्यान दो रे, 1 एसिटिक, ये रेशियो होता है 1:1 का। एक एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है एक OH के साथ। मुझे पता चल रहा है यहाँ 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 5। तो यहाँ लिख सकते हो ग्लूकोज 1 मोल C6H5 न C6H12O6 react with 5 moles of acetic anhydride. This is the formula of acetic anhydride, ये या फिर कंप्रेस फॉर्मूला ये पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ से मुझे पता चलता है भाई कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ये बातें सबको समझ में आई। केमिकल रिएक्शंस, पहली रिएक्शन को याद करो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एनालिसिस है वो मुझे ये बताता था कि यहाँ पे C6H12O6 फॉर्मूला है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन टेस्ट, जिसके अंदर रेड फॉस्फोरस आयोडाइड टेस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद कार्बोनाइल का टेस्ट पढ़ा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट पढ़ा, लास्ट में पेंटा एसीटेट का टेस्ट पढ़ा। इन सभी रिएक्शंस को मैं एक बार कंबाइंड करके एक जगह पे लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ग्लूकोज का। फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट molecular formula of the glucose is C6H12O6. Clear? This C6H12O6 is known as glucose. Upon reacting with red phosphorus, Hi gives N-hexane as a product. Clear? Second point is that it can react with NH2OH or it can react with HCl. ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑक्साइन NH2OH के साथ या फिर HCN के साथ हाइड्रोसाइनिन। इसके बाद आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है आसानी से, और यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोनिक एसिड की। इन द एंड इट कैन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल के साथ, और हमेशा प्रोडक्ट देता है पेंटा एसीटेट। ये रिएक्शंस मैंने लिखवाई थी, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस भी लिखवाऊंगा, अभी मैंने थियोरेटिकल फॉर्म में लिखवाई हैं, तो प्लीज़ एक बार इसको देखें। यहाँ पे टोटल 4 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन सेज दैट reduction product of glucose is a linear hydrocarbon, so glucose have a linear 6 carbon chain. Second reaction says that there may be aldehyde, there may be ketone. Third reaction confirms that there is the presence of the aldehyde group. Fourth reaction confirms presence of the 5 OH groups. तो पहली रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं लीनियर कार्बन की 6 कार्बन्स की एक लीनियर चेन बना लेता हूँ, 3, 4, 5 एंड इन द एंड 6। ओके, सेकंड वाला बोलता है या एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो थर्ड वाला ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये कहता है कि यहाँ एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होता है। सो मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया। लास्ट वाला कहता है पेंटा एसीटेट, तो दैट्स मीन यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक OH लगाया, ठीक है, और फिर इसके बाद एक OH यहाँ पे लगा दिया, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया और एक OH यहाँ लगाया। फर्स्ट OH, सेकेंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH, फिफ्थ OH। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये फोर्थ बॉन्ड, ये फोर्थ बॉन्ड कार्बन का, ये कार्बन का फोर्थ बॉन्ड। दिस कार्बन विल हैव 2 हाइड्रोजन, इट विल बी ए प्राइमरी ग्लूकोज। क्योंकि चेन के एंड में प्रेजेंट है तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, बीच वाले सारे क्या होंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। मॉलिक्यूल इज एन ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। सो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मॉलिक्यूल कहीं से भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देगा। इट विल नॉट ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये कि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। दूसरी बात, ग्लूकोज नेचुरली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल इज कैपिटल D आइसोमर।
कैसा आइसोमर होता है? कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं लिख रहा, स्मॉल टी और स्मॉल एल का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है या लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, मैं सिर्फ इसका डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर बना रहा हूँ। कैपिटल डी क्या होता है? जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, नीचे से जो कार्बन है जिसको मैं सेकेंड लास्ट कार्बन बोलता हूँ, दिस इज द CH2OH। अगर यहाँ पे और ऊपर ही ऊपर आपका लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप CH2OH, सबसे ऊपर लगा दिया मैंने CHO ग्रुप, नीचे से ये वाला कार्बन, सेकंड वाला कार्बन चेक करो, नीचे से सेकंड वाला कार्बन चेक करो। अगर ये कार्बन के ऊपर OH इस साइड है और H आपके इस साइड है, ये OH अगर आपका राइट हैंड पे प्रेजेंट है, अगर ये OH राइट हैंड पे प्रेजेंट है तो इस आइसोमर को बोला जाएगा डी आइसोमर। और अगर आपका ग्लूकोज, अगर आपका OH लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट है और H आपका राइट हैंड पे है तो इसको बोला जाएगा एल आइसोमर। क्लियर है भाई सबको? ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, दैट्स मीन इसमें कायरल कार्बन्स भी होंगे, ये स्मॉल एल स्मॉल डी या प्लस और माइनस ऑप्टिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। नेचुरली एग्जिस्टिंग जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैपिटल डी आइसोमर्स होते हैं। कैपिटल डी का मतलब है जो सेकंड लास्ट, नीचे से सेकंड लास्ट जो कार्बन होता है उसका जो OH है वो राइट एंड पे है, और अगर वो एल आइसोमर है दैट्स मीन कैपिटल एल नॉट द स्मॉल एल, वो OH आपका लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट है। ग्लूकोज जो नेचुरली दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो डी आइसोमर होता है, तो मैंने इसका OH आपके राइट हैंड पे रखा। क्लियर? इसके बाद देखो भाई आपका एक OH यहाँ पे होता है, ठीक है, नेक्स्ट H, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे क्या होगा? H। एंड दीज आर द स्टार, दीज आर द कायरल कार्बन्स। स्टार को मैंने लगाया कायरल कार्बन, star are the chiral carbons which are the centers of the optical activity, these are the centers for the optically active। ठीक है, और डी और एल नोटेशन सबको समझ में आ गया ना? डी नोटेशन और एल नोटेशन, हाँ भाई, डी नोटेशन और एल नोटेशन सबको समझ में आया। डी का मीन्स होता है राइट हैंड पे OH ग्रुप सेकंड लास्ट का, और एल का मीन्स होता है OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्लूकोज। सो द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच वी हैव इज ए नेचुरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज ए डी ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज द डी ग्लूकोज। वाई इट इज द डी ग्लूकोज? बिकॉज इसका जो OH है, सेकेंड लास्ट OH है, सेकेंडरी OH होता है, ये OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, सॉरी राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। जब भी OH आपका राइट हैंड प्रेजेंट होगा तो उसको डी आइसोमर बोलेंगे, अदरवाइज उसको कौन सा आइसोमर बोला जाएगा? एल आइसोमर। ठीक है जी, रिएक्शंस और देख लो। अभी जो मैंने सारी रिएक्शंस आपको लिखवाई थी, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रेड फॉस्फोरस HI के साथ स्ट्रेट लाइन N हेक्सेन, CH3 CH2 3 4 5 एंड 6 प्लस 2 आइडोहेक्सेन 3 4 5 एंड 6। क्लियर है भाई? पेपर में केमिकल रिएक्शंस लिखनी आती है। दूसरा, इट विल रिएक्ट विद NH2OH एट pH वैल्यू 3 to 4। pH वैल्यू 3 to 4 पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स रिएक्शन करते हैं, तो जो ये H2 होता है NH2OH ग्रुप का, और इसका O यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है और प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और H तो इसके ऊपर एज इट इज़, इसका H एज इट इज़ है, वापस लिख दिया। इसके साथ में NHOH जुड़ गया क्योंकि H2 तो चला गया। नीचे वाला ग्रुपिंग एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होगी, नीचे वाली ग्रुपिंग एज इट इज़। नीचे वाली ग्रुपिंग रहेगी जी एज इट इज़, इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, रिएक्शन विद KCN के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज, या HCN के साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज, तो एल्डिहाइड के एक साइड तो साइनाइड लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, एक H रहेगा ये एज इट इज़, CH2OH OH OH H OH H और OH।
कहाँ से लिख रहा हूँ रिएक्शंस, जो अभी अभी मैंने पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करता है, ये रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, ये मॉलिक्यूल NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, ये मॉलिक्यूल HCN के साथ रिएक्शन करता है। ये सारी रिएक्शंस मैंने अभी अभी पढ़ाई थी तुम्हें। इसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई थी तुम्हारी ब्रोमीन वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन होता है ब्रोमीन वाटर के साथ और एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाले ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, बाकी सारे ग्रुप एज इट इज। ठीक है, दिस इज द सोर्बिटोल, दिस इज द ग्लूकोनिक एसिड, दिस मॉलिक्यूल इज ग्लूकोनिक एसिड, नॉट द सोर्बिटोल, इट इज द ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन एसीटेट फॉर्मेशन, पेंटा एसीटेट एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। 5 मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के ले लिए और OH, जितने भी OH हैं वो एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड हो गया, नीचे वाला CH2 था वो OCO CH3, ठीक है, इधर वाला OCO CH3, फिर ऑक्सीजन का OCO CH3 एस्टर ग्रुप, इधर OCO CH3 और इधर वाला भी OC डबल बॉन्ड O CH3, OCO CH3 एस्टर फॉर्मेशन हो रही है। 5 एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, OCO CH3 OCO CH3 OCO CH3 OCO CH3 OCO CH3, टोटल 5 एसीटेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। दिस शोज दैट द 5 एल्कोहलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। पेपर में आता है कंप्लीट एस्टेब्लिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले आप लिखोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनालिसिस सजेस्ट दैट देयर इज द फॉर्मूला ऑफ C6H12O6। आफ्टर दैट when we react alcohol molecule with a red phosphorus or iodine, we get a linear product. This shows that it have a linear carbon chain. Upon reacting with NH2OH we get oxime, and upon reacting with HCN we got hydrocyanine, and these are the characteristic reactions of the C double bond O group, which may be aldehyde, which may be ketone. It is aldehyde, we can prove that it is aldehyde because ब्रोमीन वाटर से ये रिएक्शन कर सकता है, टोलन से ये रिएक्शन कर सकता है, फेलिंग से रिएक्शन कर सकता है। दैट्स मीन इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद बची बात ये कहता है कि जब किसी भी एसीटेट मॉलिक्यूल, एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाया जाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन रिएक्ट विद द 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस शोज दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द 5 OH ग्रुप्स। After that, this glucose molecule is existing in the 2 isomer, D isomer and L isomer. If OH group of the second last carbon is present on the right hand side, this is known as capital D isomer. Otherwise, it is known as capital L isomer. This is the D-glucose isomer. This is the D-glucose isomer. सबको समझ में आ गया ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। और 2 से 3 बार आप अगर इसको ड्रॉ करके देखोगे आपको खुद को याद हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, दैट्स मीन CH2OH OHH OHH OHH, ठीक है, OH और H। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, क्लियर है भाई। इसके बाद आता है ग्लूकोज। देर आर मैनी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विच ग्लूकोज डू नॉट शो, और द स्ट्रक्चर, अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। टॉपिक है अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है क्या यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो है अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा अभी, जिसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके अंदर दुनिया भर की लिमिटेशंस हमें पाई गई, और उन लिमिटेशंस के बाद हमें कोई अल्टरनेट स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ा। उसके बाद हमें क्या सोचना पड़ा, किसी दूसरे अल्टरनेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी ग्लूकोज की वो थी
ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ग्लूकोज डू नॉट गिव मैनी characteristic reactions of many characteristic reactions of aldehyde group दैट्स मीन CHO ग्रुप की बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी जो जनरली हमारा ग्लूकोज नहीं देता। कैसे? ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP, है ना। ये कहता है कि इसकी इतनी सिग्निफिकेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4-DNP अमोनिया डेरिवेटिव होता है जिसके साथ एल्डिहाइड बहुत आसानी से रिएक्ट करके एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करता है। 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज द फिनाइल एंड दिस इज द हाइड्राजीन मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड दिस इज द 2 पोजिशन NO2, दिस इज द 4 पोजिशन NO2। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज 2,4-DNP और कहता है कि ग्लूकोज बहुत आसानी से या सिग्निफिकेंट अमाउंट में 2,4-DNP रिएक्शन नहीं देता। इट ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 विच इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ये कह रहा है कि ग्लूकोज कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट में दोनों रिएक्शंस नहीं देता। मोर ओवर इट डू नॉट रिएक्ट विद सिप्ज बेस, इट डू नॉट रिएक्ट विद सिप्ज रिएजेंट, टू फॉर्म सिप्ज रिएक्शन। ये कहता है कि हमें इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में तीनों रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। ये रिएक्शन तो अभी पढ़ाई थी। अमीन्स की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स के साथ करवाई जाती तो सिप्ज रिएक्शन की फॉर्मेशन होती, सिप्ज रिएजेंट बोला जाता अमीन्स को। तो कहता है कि ये तीनों रिएक्शंस हमारा ग्लूकोज नहीं देता है। तीनों रिएक्शंस ग्लूकोज के अंदर ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं। ये तीनों रिएक्शंस ग्लूकोज के केस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर थी, है ना। तो और भी लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। कुछ इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जैसे ग्लूकोज 2 आइसोमरिक फॉर्म में, एनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। जब भी ग्लूकोज को हम क्रिस्टलाइज करते हैं 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा में और बीटा में। तो ये अल्फा बीटा तो कहीं हमने पढ़ी नहीं, तो दैट्स मीन स्ट्रक्चर गलत है। म्यूटा रोटेशन भी शो करता है, अल्फा फॉर्म बीटा में बदल जाती है, बीटा फॉर्म किस में बदल जाती है? अल्फा फॉर्म में। तो ये अगले लेक्चर में हम ये सारी लिमिटेशन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। आज सिर्फ आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज स्टडी करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।